Hello everyone, welcome to our YouTube channel Agriculture and GK. I am Sneha Manerikar. In today's video, we will discuss about issues of buffer stock and food security. So let us first understand what is meant by food security. Food security as defined by United Nations, it means that all people at all times have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their food preference and dietary needs for an active and healthy life. This is definition of food security given by United Nations. In some simple words we can say food security जो है food availability, food accessibility and at affordable price for all people. हर एक इंसान को हर टाइम फूड अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है और अफोर्डेबल है, तो हम उसे फूड सिक्योरिटी कह सकते हैं. Now there are four interrelated elements of food security, that is availability, access, utilization and stability. Availability is about the food supply and trade, not just in quantity but also quality and variety of food. जो भी food supply है और trade है उससे food availability बढ़ती है. Food supply कैसे increase होगा? Through sustainable productive farming systems. अगर productive farming systems है तो उससे फूड सप्लाई इंक्रीज होगा और जो नेचुरल रिसोर्सेज हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली मैनेज किए जाए तो फूड सप्लाई इंक्रीज किया जाता है. और गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर एनकरेजिंग हो, जो फार्मर्स को एनकरेज करे प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो उससे भी फूड सप्लाई इंक्रीज होता है. देन नेक्स्ट इज द एक्सेस. इट इंक्लूड्स इकोनॉमिकल एंड फिजिकल एक्सेस टू फूड. In order to improve the access, there should be better market access for small holders. एक्सेस मतलब जो भी फूड अवेलेबल है, फूड सप्लाई है, वो हर एक इंसान तक पहुंचे. तो वो कैसे पहुंचेगा? मार्केटिंग एक्टिविटी से. सो टू हैव द एक्सेस फॉर फूड सप्लाई देयर शुड बी बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज, जहाँ पे स्मॉल फार्म होल्डर्स और स्मॉल फार्मर्स जो अपना प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं और वो भी इनकम जनरेट करेंगे, इनकम अर्न करेंगे और फूड जो होगा वो इजीली नॉन फार्मिंग सेक्टर को अवेलेबल होगा. Next is utilization. Utilization, it is about how the body uses various nutrients in the food. जो भी फूड में न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे यूज करते हैं बॉडी, उससे हम यूटिलाइजेशन कहते हैं. Now a person's health, feeding practices, food preparation and diversity of their diet and intra-household distribution of food, these all will affect the person's nutrition status. Now there is need to enhance nutrition and food safety, increasing diversity in diets, reducing post-harvest losses and adding value to the food to improve the utilization. जो भी यूटिलाइजेशन इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो न्यूट्रिशन एंड फूड सेफ्टी मेंटेन करनी पड़ेगी. देन देयर शुड बी डाइवर्सिटी इन डाइट्स, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करना पड़ेगा और जो भी फूड है उसे वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी. फोर्थ इज द स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी इज अबाउट बीइंग फूड सिक्योर ऑल टाइम. जो भी कंट्री है वो हमेशा फूड सिक्योरिटी रहने, वो स्टेबल रहने. एट पर्टिकुलर टाइम देयर इज फूड सिक्योरिटी एंड आफ्टर फ्यू टाइम और फ्यू इयर्स अगेन देयर इज इनसिक्योरिटी. सो लाइक इट्स नॉट लाइक दैट. इट शुड बी सिक्योर फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नाउ फूड सिक्योरिटी कैन बी मोमेंटरी विद द शॉर्ट टर्म स्टॉक्स दैट इज रिजल्ट फ्रॉम बैड सीजन. अगर एक प्रोडक्शन सीजन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सीजन है, वो फेल हो गया तो उस वक्त क्या हो जाएगा? सप्लाई सडनली डिक्रीज हो जाएगा और ये शॉर्ट टर्म फूड इनसिक्योरिटी को लीड करता है. और बिकॉज ऑफ दिस देयर इज चेंज इन द एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और राइज इन द फूड प्राइसेस. नाउ व्हेन द कमोडिटी ऑफ प्राइसेस इंक्रीजेस, इट इज द पुअर हु आर मोस्ट एट द रिस्क. अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज या फूड कमोडिटीज के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो सबसे पहला इम्पैक्ट किस पे होगा? पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी. बिकॉज उन्हें क्या होता है, हायर पोर्शन ऑफ देयर इनकम वो उन्हें फूड पे स्पेंड करना पड़ा है और बाकी जो एक्सपेंडिचर है उन पे स्पेंड करने के लिए उनके पास बहुत कम पैसा बचता है. Then in this case, social networks can play important role in supporting these people through transitory food insecurity. इसमें सोशल नेटवर्क्स को यूज कर सकते हैं टू डील विद द फूड शॉर्ट टर्म फूड इनसिक्योरिटी. नेक्स्ट, लेट्स सी द फूड स्कीम्स इन इंडिया. टू डील विद फूड सिक्योरिटी देयर आर डिफरेंट फूड स्कीम्स started by Government of India. Under that we have entitlement feeding programs.
which includes Integrated Child Development Service, also called as ICDS. In this, all children who are below 6, जो भी बच्चे हैं below 6 years के, pregnant women और lactating mothers, उनमें उनके लिए न्यूट्रिएंट फूड, अच्छी क्वालिटी का फूड, सप्लीमेंट्स, वो सारे प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट. सेकेंड इज द मिड डे मील स्कीम, ऑल्सो कॉल्ड एज MDMS, in which all primary school children are provided free midday meal. It is free lunch is provided in the schools. Second is the food subsidy programs. Under this we have targeted public distribution system, where 35 kgs per month of subsidized food grains is given. Then Annapurna, under which 10 kgs free food grain is given for the destitute poor. जो सबसे poor होता है उन्हें 10 kg food grains मिलता है. Then employment programs, various employment programs have started so that poor can earn money and they can procure the food grains. Next is National Rural Employment Scheme. Under this, 100 days of employment and minimum wages is provided in rural areas. Then social safety net programs. Then National Old Age Pension Scheme, under which pension is given to senior citizens of BPL families. Then National Family Benefit Scheme, अंडर विच कंपेंसेशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ ब्रेड विनर, मतलब जो भी कमाता हुआ इंसान, जो वर्किंग पर्सन है फैमिली का, वही अगर एक्सपायर हो गया तो उन्हें कंपेंसेशन मिलता है, उस फैमिली को कंपेंसेशन मिलता है अंडर नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम. देन टू अकम्प्लिश फूड सिक्योरिटी, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. इंडिया को फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोर देन 1/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इंडिया का जो मोर देन 1/3 पॉपुलेशन जो है वो पुअर कैटेगरी में आता है, और ऑल्सो 1/2 ऑफ इट्स चिल्ड्रन हैव सफर्ड फ्रॉम माल नरिशमेंट ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स. 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है पुअर है, और जो भी चिल्ड्रंस का पॉपुलेशन है उनमें से आधा चिल्ड्रन पॉपुलेशन माल नरिश्ड है. माल नरिशमेंट हो अगर कंटिन्यू हो गया तो आने वाले जनरेशन हमारे बहुत वीक हो जाएंगे इंडिया में. तो इसलिए फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है इंडिया में. देन देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट हैज emerged in the framework of food security, like liberalization of economy and its impact on agriculture and food security, then climate change and its impact on food production and prices. हमने देखा है कि पिछले कई सालों से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्टिविटी पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है. प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, अनयूजुअल रेन्स, हाई और इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसकी वजह से जो क्रॉप लॉस हो रहा है, इसकी वजह से हमारा सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट इज द प्रिविलेंस ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी को एग्जिस्टिंग विद हाई लेवल ऑफ फूड स्टॉक्स. हमारे पास हाई लेवल ऑफ फूड स्टॉक्स है, लेकिन फिर भी हंगर एंड पॉवर्टी अभी भी नेशन में है. तो दिस इज द प्रॉब्लमेटिक कंडीशन. Now, introduction of targeted public distribution system, right to food campaign and national food security bills. These issues have posed severe challenges for food security in India. The achievement of food security at macro level, that is at national level, is visible by improvement in per capita consumption. Per capita consumption country का increase हो गया over the years, but still there is out of total malnourished population of the world, 1/5 of population is still in our country. So even if at macro level if we say our India is has food security, but at grassroots level still there are people who are suffering from the malnourishment. Then the extent and nature of food security can be mainly classified as chronic food insecurity, nutritional insecurity, food insecurity caused by lack of food absorption, and transitory food insecurity. So these are the extent and nature of food insecurity. Now chronic food insecurity, it is long term or persistent, whereas transitory, it is short term and temporary. Chronic food insecurity, it occurs when people are unable to meet their minimum food requirement over a sustained period of time. ये chronic food insecurity कब होती है? जब लोगों को वो उनके मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट्स वो नहीं फुलफिल कर सकते ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज द क्रोनिक फूड इनसिक्योरिटी.
And transitory food insecurity, it occurs when there is sudden drop in the ability to produce or access enough food to maintain the good nutritional status. This is the transitory food insecurity. Chronic food insecurity results from extended periods of poverty, lack of assets, and inadequate access to productive or financial resources. Whereas transitory food insecurity is a result from short-term shocks and fluctuation in the food availability and food access, including year-to-year variations in domestic food production, food prices, and household incomes. How to overcome chronic food insecurity? It can be overcome by typical long-term development programs where there is education, credit, or credit should be given to farmers, or there should be some scheme so that production will increase and poverty will be reduced. So this can be used to overcome chronic food insecurity. Whereas transitory food insecurity, it is relatively unpredictable and can emerge anytime. It will emerge suddenly. So this makes planning and program more difficult and requires different capacities and types of intervention, including early warning capacity and safety net programs. Then next, there are several factors both on supply side as well as demand side responsible for chronic फूड इंसिक्योरिटी. क्रोनिक फूड इंसिक्योरिटी के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, सप्लाई और डिमांड. सप्लाई साइड में क्या आता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ फूड. ऑन सप्लाई साइड वी हैव लेवल ऑफ डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन, इंपोर्ट्स ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन फूड. हमारे डोमेस्टिक, हमारे ओन नेशन में कितना फूड प्रोडक्शन हुआ है, हमने कितना फूड इंपोर्ट किया है, और वो जो भी अवेलेबल फूड है वो हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये सारे डिटर्मिनेंट्स है सप्लाई साइड के. और एट डिमांड साइड वी हैव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बाइंग कैपेसिटी, प्रोडक्ट प्राइजेस और सब्सिडीज, एंड एक्सटेंड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्पफुल सोशल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स. जो डिमांड साइड पे क्या आ जाएगा? पॉपुलेशन कितना ग्रो हो रहा है, उनकी बाइंग कैपेसिटी कितनी है, प्रोडक्ट प्राइजेस या सब्सिडीज जो दी है प्रोडक्ट पे वो कितनी है, एंड एक्सटेंड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्पफुल सोशल प्रोग्राम. जो भी सोशल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स है वो कितने इफेक्टिव है और ग्रास रूट पे कितने काम कर रहे हैं, वो ये सारे डिटर्मिनेंट्स डिमांड साइड के हैं ना. लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पुअर एनवायरमेंटल हाइजीन एंड पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लीड टू पुअर असिमुलेशन ऑफ फूड दैट इज कंज्यूम्ड. ना न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है. फूड सिर्फ फूड अवेलेबल है उतना ही नहीं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए. तो अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, हाइजीनिक कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा? फूड कंजम्पशन से जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा. देन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट एनवायरमेंटल हाइजीन, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी. ऑल्सो कलनरी हैबिट्स दैट इज कुकिंग हैबिट्स जो होते हैं वो भी केयरफुली इवेल्युएट करने की जरूरत है, क्योंकि some cooking habits may lead to loss of vital nutrients from the food. Next we have food security is ensured in country only. हम कब कह सकते हैं कि एक country food secured है? when enough food is available for all persons. Secondly, all persons have capacity to buy food of acceptable quality. अच्छे क्वालिटी के फूड परचेज करने की उनकी कैपेसिटी है, एंड देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड. बैरियर्स नहीं, सबको इजीली अवेलेबल है. देन नीड फॉर फूड सिक्योरिटी. व्हाई डू वी नीड फूड सिक्योरिटी? फर्स्ट इज फॉर द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. जो फूड बाय नहीं कर सकते उनके लिए आसान हो, वो सर्वाइव करे, इसलिए हमें फूड सिक्योर रहना पड़ेगा. देन नेचुरल डिजास्टर्स. ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स एंड कैलेमिटी क्या हो जाएगा? हमारा प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फेल हो जाएगा. तो उस वक्त सारे कंट्री का पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, इसलिए हमें फूड सिक्योरिटी पे ध्यान रखना पड़ेगा. देन वाइड स्प्रेड ऑफ क्रॉप फेलियर ड्यू टू ड्रॉट. अगर लॉन्ग ड्यूरेशन से ड्रॉट है कंट्री में तो वहां पे क्रॉप फेलियर कंटिन्यूस होता जाएगा और इससे प्रोडक्शन डिक्रीज होगा. So to maintain the health of the population, to provide them healthy food, we need to be food secured. So let us see how drought affects the food security. When drought condition takes place, total production of food grains, it will decrease because of the drastic climate. Then next, because of total production has decreased,
देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ फूड्स इन द अफेक्टेड एरिया, जो भी ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है वहां पे फूड शॉर्टेज होगा, उसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा. डिमांड इज मोर देन द सप्लाई, सो प्राइसेस विल इंक्रीज and only some people can afford the food at these prices and majority of people they cannot afford, वो परचेज नहीं कर सकते इतने हाई प्राइस के लिए, तो यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी. ना इफ दिस कैलेमिटी हैपन्स फॉर अ वाइड स्प्रेड और ओवर अ लॉन्ग, बहुत बड़ी जगह या फॉर मेनी मोर डेज और मंथ्स, then this leads to the situation of starvation. Next, we have India's food security system. India's food security system is based on two pillars, that is buffer stock and public distribution system. Buffer stock और public distribution system पे हमारे देश का food security system है. तो let us see how the public distribution system works. Now farmers or producers से buffer stock जो maintain कर FCI, Food Corporation of India, this will maintain the buffer stock. So they will purchase the food grains. They will take the food grains from the producers and they will pay back them MSP. And this whatever they have procured, they will transfer it to states. They will allocate the grains to all the states at central issue price. They will get central issue price and they will send grains to states. These states, they will distribute the grains among the fair price shops in their state. And सेंट्रल इशू प्राइस, जो भी सेंट्रल इशू प्राइस डिक्लेयर हुआ है उस प्राइस पे वो फेयर प्राइस शॉप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. दिस इज हाउ आवर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क्स. नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर फूड ग्रेन स्टॉक्स आर सिग्निफिकेंट सपोर्ट फॉर इंडियाज फूड पॉलिसी एंड फूड सिक्योरिटी. फूड पॉलिसी और फूड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए फूड पब्लिक सेक्टर में जो फूड ग्रेन स्टॉक है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Because they have three important societal goals. First goal क्या है? To provide space for effective implementation of minimum support price for rice and wheat through procurement mechanism. जो भी अब FCI grains procure करते हैं फार्मर से, वो MSP पे लेते हैं, तो इससे क्या होता है, MSP का जो स्कीम है वो इफेक्टिव इम्प्लीमेंट होता है फॉर राइस एंड व्हीट. Second is to maintain price stability arising out of year-to-year fluctuations in output. ना प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है जो फूड स्टॉक है. कि ईयर टू ईयर क्या होता है, प्रोडक्शन हमारा चेंज होता है. इस साल प्रोडक्शन सरप्लस में है तो क्या हो जाएगा, प्राइस बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा. तो FCI क्या करेगा, MSP पे जो भी सरप्लस प्रोड्यूस है वो प्रोक्यूर करके स्टॉक में रखेगा. और जिस साल प्रोडक्शन कम होता है उस वक्त डिमांड ज्यादा होता है सप्लाई से, तो उस वक्त प्राइसेस बहुत ही हाई होते हैं. जो उस वक्त FCI क्या करता है, जो भी स्टॉक उसके पास अवेलेबल एक्स्ट्रा स्टॉक वो सब मार्केट में सेल करता है, जिससे सप्लाई इंक्रीज होता है और प्राइस फिर से नॉर्मल आता है. सो दिस इज द प्राइस स्टेबिलिटी. दिस विल हेल्प टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी. एंड एज सोर्स ऑफ सप्लाई फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड वेरियस अदर स्कीम टू सस्टेन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, पर्टिकुलरली ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. ना पब्लिक सेक्टर में जो ये फूड ग्रेन, गवर्नमेंट जो फूड ग्रेन स्टॉक में रखते हैं, उससे ही वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या अदर स्कीम्स जो है, फूड स्कीम्स जो है, उनके लिए जो फूड ग्रेन्स रहते हैं वो सारे इसी स्टॉक से जाते हैं. सो दिस विल एक्ट एज द सप्लाई फॉर दिस वेरियस फूड स्कीम्स. नेक्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय बफर स्टॉक. Buffer stock refers to reserve of a commodity that is used to offset price fluctuation and unforeseen emergencies. ये बफर स्टॉक वो रिजर्व है कमोडिटी का, वो पार्ट है कमोडिटी यानी कमोडिटी का जो प्राइस फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए और आने वाले अनदेखे इमरजेंसीज, जो इमरजेंसीज फ्यूचर में आने वाले उन्हें फेस करने के लिए हम रिजर्व करके रखते हैं, उसे हम बफर स्टॉक कहते हैं. Buffer stocks are generally maintained for essential commodities and necessities like food grains, pulses. Essential commodities और necessities जो है उनका buffer stock maintain किया जाता है. In India, buffer stocking of food grains is conceptually seen as vehicle to deliver strategic food and agricultural domestic support policies through which government caters multiple objectives such as providing famine relief, ensuring food security to consumers, and providing food production incentives to the farmers. इंडिया में जो बफर स्टॉक पॉलिसी, बफर स्टॉक रखने की पॉलिसी है, वो एक व्हीकल है जिससे बहुत सारे पॉलिसीज
इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एमएसपी पॉलिसी जो है, एमएसपी स्कीम है, वो इम्प्लीमेंट हो रही है जिससे फार्मर्स को इंसेंटिव मिल रहा है। देन फेमाइन या नेचुरल कैलेमिटीज जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे फूड प्रोडक्शन फेल हुआ है, वहाँ पे फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट एट वेरी लेस प्राइस। सो वहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जिन्हें जरूरत है, और ऑल्सो बाय दिस इट ensures द फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल. Then the Food Corporation of India, that is FCI, it is the key agency for procurement, storage and distribution of food grains. जो भी बफर स्टॉक के लिए फूड ग्रेन्स प्रोक्यूर होते हैं, स्टोर होते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो सारे क्या आता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम है. Then in addition to the requirement of wheat and rice under the targeted public distribution system, the central pool is essential to have sufficient stocks of these in order to meet any emergencies such as drought, crop failure, as well as to allow open market intervention if prices increase. जो टारगेट है हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो फूड ग्रेन्स जरूर है वो भी स्टॉक में रहते हैं. Along with that, there is some stock which is kept to meet the emergencies which may come in future, like natural calamities like drought or failures of crop, as well as if prices increase. Prices कब increase हो गए, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, तो उस वक्त सप्लाई बढ़ाने के लिए जो भी स्टॉक है वो FCI रिलीज करते हैं मार्केट में थ्रू ओपन मार्केट इंटरवेंशन एंड thus decrease the price. So this for these all requirements the food is stored by FCI. The buffering means by which an organization attempts to ensure that it has safe level of stocks in addition to its base stock. Buffering मतलब क्या, बेस स्टॉक जो है उससे भी थोड़ा ज्यादा स्टॉक उनके पास है to meet the emergencies in the future. Now maintaining a buffer stock is important constituent for गवर्नमेंट फूड पॉलिसी. गवर्नमेंट फूड पॉलिसी अगर ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए तो वहां पे बफर स्टॉक मेंटेन करना बहुत जरूरी है. देन बफर स्टॉक गिव्स अ बेसिक एंड मोस्ट फिजिबल इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉडरेटिंग शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ सप्लाई एंड प्रोडक्शन shortfalls. Next we have objective or aim of buffer stock. Why country maintains the buffer stock? First is for food security. हर एक पॉपुलेशन, हर एक इंडिविजुअल को कंट्री के उन्हें जो भी प्रिस्क्राइब मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट है वो मिले, इसलिए हम फूड सिक्योरिटी अचीव कर सके, इसके लिए हम बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं. नेक्स्ट वेलफेयर स्कीम्स. जो भी वेलफेयर स्कीम्स है, फूड स्कीम्स है इंडिया के या अदर वेलफेयर स्कीम्स है, वो जिसमें फूड ग्रेन्स हम सप्लाई करते हैं पॉपुलेशन को, वो सारे इम्प्लीमेंट होने के लिए हमें बफर स्टॉक की जरूरत है. देन इमरजेंसी यूज. जो भी अनएक्सपेक्टेड नेचुरल डिजास्टर हो, क्रॉप फेलियर हो, जिसमें प्रोडक्शन हमारा डिक्रीज होगा, तो उस केस में लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो उस इमरजेंसी में फूड ग्रेन्स हमारे पास रहने चाहिए, इसलिए बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है. एंड लास्ट इज द प्राइस स्टेबिलिटी. प्राइस स्टेबिलिटी मतलब एक साल में अगर मार्केट में बहुत सारा सरप्लस है तो उस वक्त क्या हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा. उस वक्त बफर गवर्नमेंट क्या करेगा, वो स्टॉक परचेज करके बफर स्टॉक में ऐड करेगा, और जिस साल प्रोडक्शन बहुत कम होगा और डिमांड सप्लाई से बढ़ जाएगा तो वहां पे प्राइस इंक्रीज हो जाएगा. सो टू डिक्रीज द प्राइस, देन व्हाटएवर स्टॉक इज देयर विद द गवर्नमेंट इन बफर स्टॉक, इट इज sold in the market through open market operations. So to make this, likewise it helps to keep the price stability. Next, what are the buffer norms? There are certain norms or rules जो होते हैं बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए. हर एक कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. तो हाँ, इंडिया में द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, they will fix the minimum buffer norms on quarterly basis. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स जो है वो कितना बफर स्टॉक मेंटेन रखना पड़े, मिनिमम क्वांटिटी कितनी रखनी पड़ेगी, वो क्वार्टरली बेसिस पे मिलके फिक्स करते हैं. क्वार्टरली बेसिस मतलब 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर मिनिमम क्वांटिटी टू बी स्टोर्ड इन एज अ बफर स्टॉक इज डिसाइडेड. In addition to buffer norms, Government of India has prescribed a strategic reserve of 30 lakh tons of wheat
एंड 20 लाख टन्स ऑफ राइस अलॉन्ग विद द बफर स्टॉक नॉर्म्स जो भी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फिक्स करेंगे, उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऐड किया है जिसमें 30 लाख टन्स ऑफ व्हीट और 20 लाख टन्स ऑफ राइस वो भी स्टोर किया जाएगा एज अ बफर स्टॉक. At present, Government of India prefers to use the term food grain stocking norms, which refers to level of stock in central pool that is sufficient to meet operational requirement of food grains and exigencies at any point of time. Next, at presently, stocking norms fixed by government as on 1st July 2017 compromises of operational stock and food security stock. ऑपरेशनल स्टॉक में क्या आ जाएगा, जो स्टॉक मंथली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हमें फूड ग्रेन्स लगेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने में लोगों में, और अदर वेलफेयर स्कीम्स में हम फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट, उसके लिए जो स्टॉक लगेगा वो ऑपरेशनल स्टॉक कहते हैं. और फूड टू मीट द शॉर्टफॉल इन प्रोक्यूरमेंट या इमरजेंसीज को मीट करने के लिए जो स्टॉक रहता है उसे फूड सिक्योरिटी स्टॉक या फूड सिक्योरिटी रिजर्व कहते हैं. वेल 4 month रिक्वायरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स और फॉर इशू अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स आर marked as operational stock, and surplus over whatever is surplus over this it is treated as buffer stock. And but physically buffer stock और operational stock एक ही है and they are not distinguishable. According to present practice, Government of India treats food stock over and above the minimum norm as excess stocks and liquidates them from time to time. जो भी मिनिमम नॉर्म्स है उससे ज्यादा जो स्टॉक है वो उसे हम एक्सेस स्टॉक जैसे ट्रीट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और टाइम टू टाइम उस स्टॉक को मार्केट में बेचा जाता है आइदर थ्रू एक्सपोर्ट और ओपन मार्केट सेल. Now buffer stock figures are normally reviewed after every 5 years. Now this is the buffer norms. This is the minimum quantity of stock to be reserved as on which has come in force from 1st July 2017. So you can see here as on 1st April total stock, minimum stock that FCI should maintain as buffer stock is 210.40 lakh tons, which includes 115.80 lakh tons of rice, 44.60 lakh tons of wheat, and this is total 160, and 20 lakh tons of rice and 30 lakh tons of wheat. This is the strategic reserve. This is fixed for all the time. And likewise on 1st July, 1st October, 1st January, these are the various operation stock and strategic reserve. Now food stock which is available in the central government's pool, ये जो भी स्टॉक है वो सब 3 एजेंसीज देखते हैं. एक तो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, देन स्टेट्स विच हैव टुक द डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट स्कीम, एंड एफसीआई में ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है. नेक्स्ट विल सी द एडवांटेजेस ऑफ बफर स्टॉक. बफर स्टॉक का एडवांटेज, पहला एडवांटेज तो स्टेबिलाईजेशन ऑफ प्राइसेस है. मैंने बताया कि कैसे बफर स्टॉक को प्राइस स्टेबिलाईज करने के लिए यूज किया जाता है. जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है तब एफसीआई प्रोक्यूर करता है फूड ग्रेन्स को और एक्सेस स्टॉक मेंटेन करता है, और जिस साल प्रोडक्शन शॉर्टेज होता है उस साल वो जो भी स्टॉक है वो सेल करता है, जिससे प्राइस स्टेबल रहता है. देन एनहांसिंग इन्वेस्टमेंट. अगर प्राइस स्टेबिलिटी है, अगर एग्रीकल्चर में प्राइस स्टेबिलिटी आ जाएगी तो फार्मर्स को वो एनकरेजमेंट मिलेगा कि हम एग्रीकल्चर में और इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें स्टेबल प्राइस मिलेगा, प्रॉफिट अर्न होगा. ये उनके लिए एक गारंटी की जैसे होता है प्राइस स्टेबिलाईजेशन प्राइस. देन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन. फूड ग्रेन्स जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो पॉपुलेशन को फूड ग्रेन सप्लाई की जा रही है एट मिनिमम प्राइसेस, तो उससे क्या हो जाएगा, फूड इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वो फूड ग्रेन्स पे नहीं दिखेगा. कंज्यूमर्स में विल गेट द फूड ग्रेन्स एट मिनिमम प्राइसेस. देन कंसिस्टेंट सप्लाई. इट हेल्प्स टू मेंटेन फूड सप्लाई एंड अवॉइड शॉर्टेज. फिफ्थ इज वेलफेयर स्कीम्स. जो भी वेलफेयर स्कीम्स है वो ग्राउंड रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट होने में हेल्प करने में बफर स्टॉक्स हेल्प करता है. नेक्स्ट, देयर आर प्रॉब्लम्स इन द बफर स्टॉक्स. First problem is cost. There are multiple costs involved in procurement of food grains by FCI.
फॉर मेंटेनिंग द बफर स्टॉक। पहला तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, मल्टीपल कॉस्ट इन्वॉल्व होगा एफसीआई में टू मेंटेन द बफर स्टॉक। फर्स्ट कॉस्ट इंक्लूड्स द एमएसपी। एमएसपी हर साल बढ़ रहा है, हर एक क्रॉप का एमएसपी बढ़ रहा है, तो दिस विल रेज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। एंड जो फूड सब्सिडी बिल है जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, वो प्रोक्योर बहुत ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं और वो पॉपुलेशन को दे रहे हैं 1 रुपी 2 रुपीज केजी पे दे रहे हैं। तो दिस देयर इज ह्यूज गैप बिटवीन द प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, and this difference, this is meant by food subsidy bill, and this burden is on government. Indirectly this burden is on the taxpayer of the country. Then economic cost is the total cost of FCI which includes acquisition cost and distribution cost. Acquisition cost में क्या आएगा, minimum support price, that is procurement price आएगा plus procurement incidental cost. Procurement incidental cost मतलब expenses incurred in procurement till the food grain reaches to the first point of godown from farmers, from market से procure करके वो finally storage में जाने तक कौन से expenses आएंगे उसे procurement incidentals कहते हैं। So ये सारे acquisition cost में add होते हैं, like taxes, state taxes, commissions, bagging material, labor charges, transportation, these all cost comes under the acquisition cost. Then methodology followed for calculation of economic cost are based on the Government of India circular to apportion the operational cost of FCI into buffer carrying cost and distribution cost. जो भी इकोनॉमिक कॉस्ट है वो अकॉर्डिंग टू द सर्क्यूलर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक कॉस्ट जो है एफसीआई का वो बफर कैरिंग स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में बाइफर्केट किया है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट becomes the part of economic cost, whereas buffer carrying cost it becomes the part of buffer subsidy. Now operational cost में क्या आएगा, the sub points that are included in operational cost is transportation cost, handling charges, storage loss, interest cost, administration charges, operational losses. These are the subheadings under the operational cost. All above elements of these elements of operational cost of FCI are further apportioned into buffer cost and distribution cost. So this is the graph showing economic cost of wheat in the year 2021-22 for pooled cost, which include pooled cost grain, total procurement, incidents, freight charges, that is transportation, handling charges, storage charges, interest, shortages and administrative overhead. Likewise, this is the economic cost of rice for the year 2021-22. Next problem is absorbing excess supply. Minimum prices and buffer stock could encourage oversupply as farmers know any surplus will be purchased by the government. बफर स्टॉक में क्या हो जाएगा, बफर स्टॉक या मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो पॉलिसी है उसमें फार्मर्स को सरप्लस प्रोड्यूस करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। फार्मर्स को एक गारंटी मिलती है कि मैं जितना भी प्रोड्यूस करूं मार्केट में अगर जरूरी भी नहीं है तो गवर्नमेंट परचेज करेगा एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड so he will not be in the loss. Whatever he produced totally it will be procured by the government. So this will cause to over stock in the buffer. Now it could जो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए वो फार्मर्स को एक्सेस यूज ऑफ केमिकल्स भी यूज कर सकते हैं टू मैक्सिमाइज देयर यील्ड्स. So in short, this is excess supply can be sold, and even if market doesn't want it, farmers know that their excess supply will be sold. So impact of this we can see here. As of June 2021, the FCI had 902.16 lakh tons of rice and wheat in the stock. As on June 2021, we can see total rice and wheat stock with FCI was 902.16 lakh tons. But actual needed कितना है? As on 1st July 411.20 lakh tons. इतना एक्चुअल मतलब मिनिमम स्टॉक इतना रहना चाहिए, लेकिन अवेलेबल कितना है 902. इट इज ऑलमोस्ट डबल. सो ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट ऑफ maintaining this produce is on burden on government. So whatever this excess is there, this is the not beneficial in case of the, as the cost of maintaining this will increase
and it will be burden indirectly on the taxpayers of the country. So buffer stock which is maintained now, it is way higher, it is double than the required. Third is the inventory cost. As procurement is more than required, as we have seen, more than required food grains have been procured, this will raise the inventory cost. जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो फूड ग्रेन्स मेंटेन करने के लिए, उनकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो भी फ्यूमिगेशन करना पड़ता है, वेरियस एक्टिविटीज सुपरवाइज करने पड़ते हैं, उसके लिए कॉस्ट इनकर करना पड़ता है गवर्नमेंट को. तो उस कॉस्ट का वो इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाता है और वो गवर्नमेंट पे बर्डन होता है. शॉर्ट एंड ऑल्सो स्टोरेज फैसिलिटीज जो है वो कैसे बनाए, जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा ज्यादा परसेंटेज रख के स्टोरेज फैसिलिटीज उतनी कंस्ट्रक्ट की हुई है, लेकिन अब से मोर देन डबल प्रोक्योर हो रहा है तो उसके लिए उतनी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है. तो उस वक्त क्या हो जाएगा, जो भी क्वांटिटी ऑफ प्रोक्योर की जा रही है उसके अच्छे से स्टोर नहीं करने की वजह से उसकी क्वालिटी डिटोर हो जाएगी, क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी या फिर क्वालिटी लॉस हो जाएगा. सो टू कंपेंसेट दिस FCI विल गो फॉर ओपन मार्केट सेल स्कीम्स. तो जो भी एक्सेस क्वांटिटी है उनके FCI के पास, वो सेल करने के लिए वो ओपन मार्केट सेल स्कीम, जिसमें वो जो भी स्टॉक है वो ओपन मार्केट में सेल करने की कोशिश करते हैं. लेकिन मार्केट में ही अगर सरप्लस, ऑलरेडी सरप्लस है तो कौन परचेज करेगा. तो दिस विल ऑल्सो cause the increase the cost of maintaining the stock. Then poor managerial efficiency. क्या हो सकता है कि स्टॉक डबल है इस साल में, लेकिन नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट प्रोडक्शन सीजन में क्या हो सकता है वो इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता. अगर बहुत सारा स्टॉक है करके हमने अगर प्रोड्यूस सेल किया FCI ने, तो और नेक्स्ट साल में अगर प्रोडक्शन बहुत ही शॉर्टेज हो गया तो उस वक्त अगेन द कंट्री विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी. सो दिस poor managerial efficiency is also the issue in maintaining the buffer stock. That's all for today's session. अगर आपको हमारा FCI AGM कोर्स लेना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके कोर्स ले सकते हैं. और अगर आपको मॉक टेस्ट परचेज करनी है तो आप हमारी वेबसाइट agriculturegk.in या हमारे ऐप एग्रीकल्चर एंड GK से परचेज कर सकते हैं. ऑल लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड FCI AGM aspirants. Don't forget to like, share and subscribe our channel Agriculture and GK. Thank you.